strategies for enhancement in food production. फूड को इंक्रीज करने के लिए, फूड के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए मैं क्या प्लानिंग कर सकती हूँ, मैं कितने एफर्ट्स लगाती हूँ, वो इसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है. इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले लिया था. इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने कहा था कि अगर फूड है तो फूड का सोर्स एनिमल्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं. सो यू हैव टू टेक केयर फॉर द एनिमल्स एज वेल एज फॉर द प्लांट्स. आपको एनिमल्स का भी ख्याल रखना है, आपको प्लांट्स का भी ख्याल रखना है. ठीक है. और अगर आप चाहते हो कि हमें दिन ब दिन अच्छी क्वालिटी के एनिमल्स मिले तो आपको उनके बीच में मेटिंग करवानी पड़ेगी, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. तो पहला टॉपिक हम लोगों ने कौन सा उठाया था? पहला टॉपिक हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री का उठाया था. ठीक है. क्या उठाया था हम लोगों ने? एनिमल हस्बेंड्री. उसी को कंटिन्यू करते हैं. वो आधा पढ़ा था पिछली क्लास में. एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है. द हस्बेंड्री वर्ड इज रिलेटेड टू हस्बैंड, पर हस्बैंड का इसमें मतलब क्या है कि लाइकवाइज इन एवरी फैमिली हस्बैंड इज द टॉप मोस्ट पर्सन. ठीक है. आपके पापा हैं तो आपकी पूरी फैमिली, जैसे आपके दादाजी अगर आपके साथ में नहीं रह रहे हैं तो आपके पापा ही क्या होंगे? हेड ऑफ द फैमिली. सारे डिसीजंस, घर के सारी बातें अब अपने फादर के हिसाब से मानोगे. तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो एनिमल्स का मैनेजमेंट करते हैं, उनका केयर करते हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझते हैं. ठीक है. जैसे अब मैंने उस दिन भी आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर आप किसी गाय को पालते हो तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि पहले तो वो गाय किस ब्रीड की है. ठीक है. कितना लीटर दूध देती है. कभी कभार एनिमल्स की साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है, क्योंकि एनिमल्स बोल नहीं पाते हैं. उनको दर्द हो रहा है, उनको पेन हो रहा है, या उनको कोई बीमारी हो रही है, तो वो आप नहीं समझ सकते. आपको क्या करना पड़ेगा? उनकी नॉलेज को गेन करना पड़ेगा. उनको टाइम टू टाइम आप क्या करो? डॉक्टर से कंसल्ट करो, वेटरनरी डॉक्टर से, जो कि एनिमल्स के ट्रीटमेंट में या उनके डॉक्टर्स में स्पेशलाइज्ड होते हैं. उनसे आप समझो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, गाय ऐसे क्यों आवाज़ निकाल रही है. मिल्क का प्रोडक्शन, हो सकता है गाय को कोई बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन कम हो गया है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या है? इस एनिमल हस्बेंड्री में आती है. मैनेजिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग. ब्रीडिंग क्यों करवाते हैं? अच्छी से अच्छी वैरायटी ऑब्टेन करने के लिए. ठीक है. हम चाहते हैं कि दिन ब दिन हमें ऐसे ऑफस्प्रिंग्स मिलें जिसमें हर वैरायटी हो. उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन की भी वैरायटी होनी चाहिए. वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी हमारे काम आ जाए. आप हल जुतवाते हो, बहुत सारे काम होते हैं जो आप एनिमल से करवाते हो. ठीक है. तीसरी बात, उनको वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हो जाए. ठीक है. ड्राई कंडीशंस में रहने लायक भी रहे. मतलब आप ये चाहते हो कि एक ही ऑफरिंग में आपको सारे बेस्ट कैरेक्टर्स और ट्रेट्स मिल जाएं. ठीक है. तो ये सब करवाने के लिए जो आप फीमेल और मेल के बीच में मेटिंग कराओगे, जो ब्रीडिंग कराओगे, तो आप चाहते हो कि ऑफरिंग में बेस्ट कैरेक्टर आए. तो क्या करोगे? जैसे फीमेल से 50% कैरेक्टर्स उठाए, मेल से 50% कैरेक्टर उठाए, तो ऑफस्प्रिंग ऐसे कैरेक्टर उठाए जो कि खुद भी फीमेल में बेस्ट हो और मेल में भी बेस्ट हो. तो ऑफस्प्रिंग में क्या होंगे? आपके बेस्ट कैरेक्टर आएंगे. तो जितने अच्छे कैरेक्टर आएंगे, आपके जो न्यू हाइब्रिड बनेगा, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो उतनी ही अच्छी वैरायटी का होगा. ठीक है. उसी के कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग एनिमल ब्रीडिंग पढ़ेंगे, हम इन ब्रीडिंग पढ़ेंगे, आउट ब्रीडिंग पढ़ेंगे. आउट ब्रीडिंग के 3 टाइप से: आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन. उसके अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड मॉट. ठीक है. मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर. एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं दे रखा है, लेकिन एनसीईआरटी की एक एक लाइन को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में से आ जाते हैं. कोई बहुत रेफरेंस बुक में से नहीं आएंगे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये वाली गाय कितने लीटर दूध देती है. ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. बिल्कुल सिंपल लॉजिकल एनसीईआरटी में से आएगा. तो इसकी एक एक लाइन को अच्छे से देखो, पढ़ो. ठीक है. एक्स्ट्रा हम लोग नीट में पढ़ ही लेंगे. तो एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग क्या देख रहे थे? एनिमल हस्बेंड्री में हम लोगों ने डेयरी फार्म मैनेजमेंट देख लिया था. अब हम लोग पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट देखेंगे. जो भी एनिमल्स हमें एज अ फूड सोर्स सर्व करते हैं, उनका मैनेजमेंट, केयरिंग और ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फार्म क्यों बोला? क्योंकि
इन एनिमल्स को रखने के लिए, जैसे डेयरी फार्म मैनेजमेंट है, उसमें आप जनरली काउ, बफेलोज, शीप, मिल्क, मोर एंड मोर, डेयरी का मतलब क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। तो अब ऐसे थोड़ी है कि आपने इतनी सी एरिया ले लिया, एक गाय को रख लिया, उसी में आपने दूसरी गाय को रख लिया। आपको क्या बड़ा सा फार्म चाहिए, एक एरिया चाहिए उन्हें रखने के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए और उनके बीच में ब्रीडिंग कराने के लिए। सिमिलरली यही बात पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करती है। पोल्ट्री का मतलब क्या होता है, पोल्ट्री का मतलब होता है रिलेटेड टू मीट एंड एग, ठीक है। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, दे डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, दे डिपेंडेंट ऑन एग्स, तो उन पे कौन सी बात अप्लाई होती है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अच्छा, अब पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में कौन से एनिमल्स आते होंगे, भाई आप तो एनिमल से रिलेटेड प्रोडक्ट खा रहे हो ना, आपने गाय का प्रोडक्ट खाया मिल्क, तो यहाँ पर आप कौन से एनिमल्स को केयर दोगे, यहाँ पर आप बर्ड्स, डक्स, चिकन्स, हेंस, टर्की बर्ड्स, ठीक है, जो कि एज अ मीट भी सर्व करेंगी आपको और एग देकर भी उसका फूड सोर्स बना लेंगी। अब देखो इनका मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, भाई आपने मान लो डक्स को रखा, ठीक है, तो आपको उनको थोड़ा स्पेशियस, वही जो आप काऊ को मैनेजमेंट दोगे मिल्क के लिए, यहाँ पर भी दोगे, आपको एक बड़ा स्पेशियस एरिया चाहिए, ठीक है, और आपको क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। बर्ड्स में बहुत जल्दी फ्लू फैल जाते हैं, अगर बर्ड को डिजीज़ हो गई तो वो डिजीज़ उनके मीट ईटिंग प्रोडक्ट में भी आ जाएगी और एग ईटिंग प्रोडक्ट में भी आ जाएगी। स्वाइन फ्लू बीच में बहुत ज़्यादा चला था, ठीक है। तो क्लीनलीनेस का, उनकी केयर का, अब आप उनको मार रहे हो, पीट रहे हो, कैसे भी उठाकर फेंक रहे हो, तो वो अच्छी बात है। अगर आप उनको डोमेस्टिकेट कर रहे हो तो आपको उनको केयर, लव और अफेक्शन भी देना पड़ेगा। उनके पानी का ध्यान रखना, उनके खाने का ध्यान रखना, उनको प्रॉपर क्वालिटी विद क्वांटिटी खाना देना चाहिए, उन्हें भी डॉक्टर से विजिट कराना। अगर किसी बर्ड को बीमारी हो गई तो हो सकता है उस बर्ड को कम्युनिकेबल डिजीज़ हुई हो, तो वो बाकी बर्ड्स में भी फैला देगी और आपको नहीं पता चलेगा। हो सकता है इससे जो फूड क्वालिटी है उस पर बहुत अफेक्ट हो। मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और जो भी एग आपने, जैसे एग आए आपने बेकरी वाले को बेच दिया, उससे भी आपने कमीशन लिया और आप बेच रहे हो। अब मान लो उस एग में डिजीज़ हो गई और मतलब कोई डिजीज़ हो गई या लोग मर गए उसके खाने से, तो आपका बिजनेस तो जाएगा, साथ में इमेज भी डाउन हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट बिजनेस करने से पहले आपको बहुत सोचना पड़ेगा। तो अगर आप किसी एनिमल से प्रोडक्ट्स फैच कर रहे हो फॉर मनी माइंडेड, फॉर योर सेटिस्फैक्शन, फॉर योर इकोनॉमी, फॉर योर कंफर्ट लेवल, तो ये आपका फर्ज है कि आप उस एनिमल को बहुत ज़्यादा केयर और मैनेजमेंट दो, ठीक है। तो वही ओपन एरिया में रखना, डॉक्टर से कंसल्ट करना। अगर बर्ड में डिजीज़ हो गई है तो उसको मत अलाउ करो ब्रीड करने के लिए। अगर आप डिजीज बर्ड से ब्रीड करवाओगे तो ऑफस्प्रिंग्स भी तो डिजीज हो जाएगा ना, ठीक है। जस्ट लाइक इन ह्यूमन बीइंग, इफ अ प्रेग्नेंट मदर गॉट डिजीज्ड, तो उसकी डिजीज डायरेक्टली उसके होने वाले बच्चे पर हो जाएगी। इसलिए जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल डिजीज फ्री होना चाहिए। चलो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है तो आप उसको फूड इनटेक करा के डाइट करके अच्छा, पर अगर उसको डिजीज़ हो गई है इनिशियली पैदा होते से, तो इट इज़ कभी कभार डिजीज़ क्योरेबल नहीं है, या इतने बस जो पैदा हुआ है ऑर्गेनिज्म है जिसके पास उतनी इम्यूनिटी डेवलप्ड ही नहीं है, तो आप कहाँ से उसको मेडिकेशंस दोगे, कहाँ से उस पर सारे एक्सपेरिमेंट्स करोगे कि अच्छा ये बीमारी है तो ये इलाज करवा देते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आप इनिशियली इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ऑफस्प्रिंग्स विल ग्रो डिजीज फ्री, ठीक है। तो पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट पे हम लोग कौन से एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स इन्वॉल्व्ड बर्ड्स। अब ये बर्ड्स के क्या है, फॉर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। बर्ड्स हो गई, डक्स हो गए, हैन, गूज, टर्की बर्ड, मतलब मेनली क्या है, बर्ड से रिलेटेड ये इनकी वेराइटीज है, ठीक है। अब जैसे काउ से रिलेटेड वेराइटीज हो सकती हैं। काउ में क्या है, अभी आपके सिलेबस में इतना नहीं है। काउ की ब्रीड होती है इंडियन ब्रीड, इंडिजिनस ब्रीड, एक होती है काउ फॉरेन ब्रीड, एग्जॉटिक ब्रीड। इंडिजिनस ब्रीड मतलब इंडिया वाली गाय काउज, और फॉरेन ब्रीड मतलब आउट ऑफ इंडिया से आप उन्हें लेके आए हो। तो अगर आप किसी जैसे इंडियन काउ और इंडियन बुल का मेट कराते हो, भाई काउ एक फीमेल है और बुल, कैटल में काउ एक फीमेल है और बुल क्या है, मेल है। अब आपने इंडियन सेम ब्रीड की वैरायटी को मेट करा, जैसे इनब्रीडिंग की बात करूं तो क्या है, फर्स्ट टाइम आपको ऑफरिंग मिल गया, फिर आपने उसी जनरेशन में उन ऑफरिंग्स को मेट कराया, तो आपको ऑफरिंग्स तो मिल रहे हैं,
लेकिन जो सेम जनरेशन में आप मेटिंग करा रहे हो तो कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, वही मिल रहे हैं। जो उस काव में थे वही आगे जा रहे हैं, जो उस बुल में थे वही, कोई न्यूनेस नहीं दिख रही है। ठीक है, 4 to 5 जनरेशन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि काव और बुल की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाए, फर्टिलिटी, भाई वो भी तो एजिंग प्रोसेस में जाएंगे ना। जब आप एजिंग पे जाओगे तो रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर डिक्रीज हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, उस स्पीड से गैमिट्स नहीं बनते हैं, या बनते हैं तो उनमें मोटिलिटी नहीं होती है, फ्यूजन नहीं होता है, फ्यूजन नहीं होगा तो जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं होगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब अगर आप किसी इंडियन काउ का मेट किसी फॉरेन बुल से कराओगे तो फॉरेन में एक अलग ट्रेड्स है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन, और वो जो बुल जिन पेरेंट्स से आया है तो वो तो बिल्कुल अलग ट्रेड्स लेके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर फीमेल काउ और फॉरेन बुल का अगर मेटिंग हो जाएगी तो आपको जो ऑफरिंग मिलेगा वो डबल वेराइटी का मिलेगा, ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि आप ऐसे थोड़ी करोगे, किसी भी काउ का मीटिंग किसी भी बुल से थोड़ी कराओगे। आप सबसे पहले देखोगे, सिलेक्शन करोगे। भाई आप किसी मार्केट में भी जाते हो, मान लो आपको कोई ड्रेस खरीदनी है तो आप दुकान से एक दिखाना, आप बोलोगे नहीं कम से कम 10-15 तो दिखाऊं मुझे, तभी फिर आप क्या करोगे, 10-15 में से 5 को अलग कर लोगे, फिर अच्छा 5 में से मैं 2 उठाऊंगी। तो आप क्या कर रहे हो, सिलेक्शन कर रहे हो। सबसे पहले आपने क्या, ओवरऑल एक कैरेक्टर्स को ले लिया, बहुत सारे फ्रूट्स ले लिए, फिर आपने 5 को उठाया, 5 को सेलेक्ट किया, और उसके बाद जो सबसे फिटेस्ट वाला था, सबसे सुपीरियर था, उसको सेलेक्ट कर लिया। तो 15 आपने क्या, इंडियन काउज ली, 15 इंडियन काउज में से आपने 5 इंडियन को सेलेक्ट कर लिया, फिर उसमें से किसी एक काउ को सेलेक्ट किया कि नहीं ये बेस्ट है, ये बहुत अच्छा मिल्क प्रोडक्शन कर रही है। और फिर आपने फॉरेन बुल में भी ऐसे बुल को उठाया जो एग्रीकल्चर में बेस्ट होगा, जिसमें अच्छा मसल मास है, जो काफ़ी एग्रीकल्चर काम कम टाइम में, मतलब ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएगा एग्रीकल्चर के। ठीक है, और दूसरी बात क्या, जैसे डिजीज रेजिस्टेंट है, आए दिन बीमार नहीं पड़ रहा है बुल, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो उस सुपीरियर काउ को आप सुपीरियर बुल से क्या करा दोगे, मेट कर दोगे। ये सारा फंडा क्या है, आपको ब्रीडिंग में क्लियर होगा। तो ये सारी चीज़ें, प्रोडक्ट्स क्या मिलेंगे, मीट एंड एग, मीट एंड एग। अब इनका मैनेजमेंट कैसे करोगे आप, मैनेजमेंट सारे एनिमल्स का एक ही होगा। पहले प्लेस देम इन ओपन एंड शेडी एरियाज। ओपन का मतलब क्या है, चलो ओपन मत लिखो, स्पेशियस। स्पेशियस मतलब हर बर्ड को सोने के लिए, घूमने के लिए एक एरिया की जरूरत है। तो प्लेस देम इन स्पेशियस शेडी एरियाज। खुले एरियाज में नहीं रखना, तेज धूप आ सकती है, ठंड से डक मर सकती है, बरसात में उसको कोई डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो इन स्पेशियस शेडी एरियाज। अब शेडी एरियाज का भी ये मतलब नहीं कि चारों तरफ से शेड लगा दिया कि हम तो बहुत खतरनाक प्रोटेक्शन देंगे, एयर का भी तो, गैसियस एक्सचेंज भी तो होना चाहिए। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, क्लीनलीनेस, उनके एरिया की साफ सफाई। तीसरा प्रॉपर, या हम कह सकते हैं कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, यहां लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, खाना ऐसा नहीं है कि इतना कम दिया कि अंडर न्यूट्रिशन हो गया और इतना ज्यादा दिया कि डक बीमार पड़ गई। सो प्रॉपर अमाउंट ऑफ, या इस तरीके से लिखो आप, प्रोवाइडिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड। पानी भी देना है, ये थोड़ी कि आप अपनी डक को सिर्फ खाना ही दोगे। ठीक है, आप अपनी डक को क्या करोगे, फूड और वाटर भी दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको वापस से लिख लो स्टूडेंट्स। किसका ध्यान रखोगे आप, क्लीनलीनेस का ध्यान रखोगे। उसके बाद प्रोवाइडिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स इसके आप एन लगा लो यहाँ पर, ये क्लीनलीनेस, ठीक है ना। ए के बाद क्या आएगा आपका, एन आएगा। अब प्रोवाइडिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है। और क्या दोगे आप, क्लीनलीनेस में क्या आ जाएगा, क्लीनलीनेस में आप हाइजीन वर्ड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आता है उनकी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना, प्रॉपर विजिटिंग विद दी वेटरनरी डॉक्टर्स। वेटरनरी डॉक्टर्स, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपका जो गोल मैंने लिखाया था, क्या गोल था आपका, कि आपको जो फूड मिलना चाहिए वो गुड क्वांटिटी का भी होना चाहिए विथ एम्पल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। ऐसा नहीं है आपने इतनी गेहूं बना दी, इतनी गेहूं बना दी, पर वो डिजीज्ड है, क्या आप उस गेहूं को खाओगे, वेस्ट हो जाएगी। क्या आपने बहुत अच्छी गेहूं बनाई लेकिन इतने कम अमाउंट में बनाई कि आपकी पॉपुलेशन को सर्व ही नहीं हो रही है, तो वो भी गड़बड़ है। तो गोल क्या अचीव करना है, गुड क्वालिटी विथ एम्पल, एम्पल मतलब सफिशिएंट, एम्पल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। फाइन स्टूडेंट्स,